हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज अकेडमी में। ये हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का 6th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी की प्लेलिस्ट यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखो, यहीं पे सारे लेक्चर्स हमारे अपडेट होने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बेगम कंपनी लिमिटेड सम करने वाले हैं। बैलेंस शीट ऑफ बेगम कंपनी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2016 इज एज फॉलो। तो यहाँ पर उसका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में देखो कि सबसे पहले यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर दे दिया है, उसके बाद डिबेंचर। डिबेंचर हमारा आ जाएगा क्रेडिटर हेविंग फ्लोटिंग चार्ज में। उसके बाद है मॉर्गेज लोन सिक्योर्ड बाय इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये हमारा सिक्योर क्रेडिटर हो गया। यहाँ पर देखो, आप बोलोगे कि लोन तो सुना था लेकिन ये मॉर्गेज लोन क्या है। तो यहाँ पर देखो टी साइलेंट है तो ये मॉर्गेज लोन प्रोनाउंस होगा। और यहाँ पर ये होता है कि हम कुछ गिरवी रखकर जब लोन लेते हैं तो उसे मॉर्गेज लोन कहा जाता है। तो ये हमारा सिक्योर क्रेडिटर है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है हमारा प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुइटी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएंगे। उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स ये हमारे अनसिक्योर में आ जाएंगे। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय स्टॉक, यानी कि ये भी हमारा सिक्योर क्रेडिटर हो गया। ये भी ऊपर जो आया था ये भी सिक्योर क्रेडिटर, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी सिक्योर क्रेडिटर है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कमैन। यहाँ पर देखो एम्प्लॉय की क्लर्क नहीं कहा है, वर्कमैन कहा है, यानी कि ये वर्कर है। तो वर्कर जो फिजिकली वर्क करते हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है उनका सैलरी का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारे सिक्योर क्रेडिटर हो गए। तो यहाँ पर 3 सिक्योर क्रेडिटर हैं। उसके बाद आगे जाते हैं, तो आगे यहाँ पर देखो सारे असेट दिए गए हैं, ये सारे असेट्स हैं। और यहाँ पर देखो कैश बैलेंस जो कि 2,60,000 है, ये हम सबसे पहले लिखते हैं रिसीव साइड में कैश एंड बैंक बैलेंस में। तो ये वो अमाउंट है। उसके बाद यहाँ देखो अदर इन्फॉर्मेशन में क्या कहा गया है। द कंपनी वॉज टेकन इन टू वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन सभी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें बनाना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है हमारा पे 1 ईयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर क्या करना है कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमें 1 ईयर का डिविडेंड पेमेंट करना होगा, जो कि हमने 5th लेक्चर में भी किया था, उस सम की तरह इसमें करना है। उसके बाद है असेट रियलाइज, ये हमारा फिक्स्ड असेट टोटल असेट, ये असेट रियलाइज है तो हम असेट रियलाइज में ये अमाउंट लिख देंगे। टोटल हमारा 2,68,000 है। उसके बाद आगे जाते हैं, तो आगे थर्ड पॉइंट में ये है कि क्रेडिटर ऑफ मोर्गेज लोन सोल्ड द इन्वेस्टमेंट एट 25,000 एंड एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू द लिक्विडेटर, रेम्यूनरेशन ऑन एडिशनल अमाउंट इज़ नॉट टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 में उन्होंने बेच दिया हमारे जो क्रेडिटर्स हैं। यहाँ पर देखो हमारा मोर्गेज लोन कितना था, यहाँ पर देखो मोर्गेज लोन हमारा था 13,000, लेकिन क्रेडिटर ने हमारे क्या किया कि उसे हमारे इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया 25,000 में। तो उनमें से 13,000 उनका लोन था, उतना तो उन्होंने पैसा रख लिया, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लिक्विडेटर को वापस कर दिया। तो वो हमारा सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो सरप्लस होगा उसके ऊपर लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहा है। तो उसके ऊपर रेम्यूनरेशन नहीं आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये हमें डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर है, देखो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। यहाँ पर देखो आपको 5 टाइप के रेम्यूनरेशन देने होंगे इसके हिसाब से। इस सब में 5 टाइप्स के रेम्यूनरेशन आएंगे। फर्स्ट है हमारा ऑन द अमाउंट रियलाइज बाय हिम, यानी कि असेट रियलाइज के ऊपर आएगा। ऑन द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यहाँ पर प्रेफरेंशियल के ऊपर भी हमें रेम्यूनरेशन देना होगा 4%। ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, हमें 3% रेम्यूनरेशन देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा है कि अनसिक्योर क्रेडिटर के ऊपर 3% देना है। तो हम क्या करते हैं कि अनसिक्योर को जब हम 3% देंगे तो हमारे पहले के सम के हिसाब से क्या होगा, प्रेफरेंशियल के ऊपर भी 3% देना होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंशियल के ऊपर हमें 4% देने को कहा है। और अनसिक्योर में भी देखो उसके सिवाय, प्रेफरेंशियल को छोड़ के उसके सिवाय जो अनसिक्योर है उसके ऊपर हमें 3% देने को कहा है। तो यहाँ पर ऐसा होगा। उसके बाद फोर्थ है ऑन द अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, यहाँ पर 2% हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर भी
रेम्यूनरेशन देना है। उसके बाद है ऑन द अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1%, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम जो देंगे अमाउंट उसके ऊपर भी 1% हमें यहाँ पर रेम्यूनरेशन देना है। और फिर 6th पॉइंट है इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ देयर इज एनी सरप्लस द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू हैव 20% ऑफ इट। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर देखो, अगर हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया जितना उसका अमाउंट है, उसके बाद कुछ अमाउंट रहता है तो वो क्या होगा, जो कि सरप्लस रहेगा बाकी का, वो उसमें हमें क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20% उसका देना होगा। और यानी कि समझो कि हमारे पास सपोज़ कि 100 यहाँ पर हो गया सरप्लस, पेमेंट सब पेमेंट करने के बाद हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो उसमें से 20 रुपीज़ हम किसे दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाकी का जो 80 रुपीज़ होगा वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, ऐसा कहा गया है। वैसे तो क्या होता है कि जितना भी अमाउंट हमारा लास्ट में बचा वो सब हमारा इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाना था। ऐसा होता है कि जितना भी बचा प्रॉफिट हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये कहा गया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो भी मालिक ही है ना, तो उन्हें भी 20% यहाँ पर जो सरप्लस अमाउंट आएगा उसका 20% देना होगा, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो और यहाँ पर देखो जो भी सरप्लस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, 20% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और 80% इक्विटी शेयर होल्डर को, उसके ऊपर भी हमें ये रेम्यूनरेशन तो देना ही है। तो फिर से हमें प्रेफरेंस शेयर के ऊपर 2% रेम्यूनरेशन देना होगा जो सरप्लस अमाउंट है उसके ऊपर, और इक्विटी शेयर में भी 1% रेम्यूनरेशन देना होगा जो सरप्लस अमाउंट हमने दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है। बस इस 6th पॉइंट की वजह से हमने ये सम लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग लिख दो, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स रुपीज़, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स रुपीज़। उसके बाद हम हर बार स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से। फर्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कि हमारा यहाँ पर दिया है, देखो कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारा यहाँ पर 2,60,000, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है 2,60,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। तो देख लेते हैं सिक्योर क्रेडिटर में कितना सरप्लस आता है। तो यहाँ पर देखो मॉर्गेज लोन जो कि सिक्योर्ड बाई इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा 13,000 है। तो हमारे क्रेडिटर ने क्या करा कि हमारे इन्वेस्टमेंट को 25,000 में सेल कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ 25,000 में, तो 25,000 में 13,000 हम सिक्योर क्रेडिटर को दे देंगे, बाकी का जो सरप्लस बचा वो हम सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर में लिखेंगे। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 25,000 माइनस 13,000 जो हमारा सिक्योर क्रेडिटर था, तो सरप्लस हमारा हो गया 12,000। और बाकी के जो दो सिक्योर क्रेडिटर थे, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारा सिक्योर बाय स्टॉक, यानी ये भी हमारा सिक्योर क्रेडिटर है। तो इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 22,000 है हमारा ये सिक्योर क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन हमारा जो स्टॉक है यहाँ पर देखो जिसके थ्रू सिक्योर है, ये स्टॉक का रियलाइजेशन हुआ हमारा 18,000, लेकिन हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 22,000। तो अब हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट है उतना तो उन्हें मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 18,000, जितना हमारा रियलाइज़ हुआ वो हम दे देंगे सिक्योर क्रेडिटर में 18,000, और बाकी का 4,000, क्योंकि वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000 था, तो बाकी का 4,000 क्या हो जाएगा, वो अनसिक्योर हो जाएगा, क्योंकि उतना अमाउंट तो रियलाइज़ नहीं हुआ सिक्योर क्रेडिटर से। तो जब हम अनसिक्योर कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ पर वो लिखेंगे 4,000, यानी कि ये फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर नहीं है, ये पार्टली सिक्योर क्रेडिटर है। और उसके बाद देखो ये भी हमारा सिक्योर क्रेडिटर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कमैन 12,000, तो ये हम क्या करेंगे, ये भी हम यहीं पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वर्कमैन, और ये हमारा 12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000, तो टोटल हमारा सिक्योर क्रेडिटर यहाँ पर आ गया 30,000 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं हमारा यहाँ पर थर्ड पॉइंट है असेट रियलाइज। तो असेट रियलाइज की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, ये देखो हमारा फिक्स्ड असेट है 2,50,000, स्टॉक है हमारा 18,000, तो टोटल हमारा कितना अमाउंट आया 2,68,000। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर असेट रियलाइज में हमने लिख दिया है फिक्स्ड असेट स्टॉक टोटल 2,68,000 हमारा हो गया असेट रियलाइज। उसके बाद पेमेंट साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा सिक्योर क्रेडिटर ये तो आ गया। उसके बाद आता है हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर देखो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर दिया है
₹3,680। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमारा है ₹3,680। उसके बाद आता है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पर 5 टाइप के रेम्यूनरेशन आएंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 5% ऑन असेट रियलाइज, 4% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, 3% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, 2% ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर और यहाँ पर आएगा लास्ट में 1% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर हमने असेट रियलाइज कर दिया है तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर 5% रेम्यूनरेशन दे देते हैं। तो 5% ऑन असेट रियलाइज, तो असेट रियलाइज है हमारा कितना 2,68,000। उसके ऊपर 5% हम देंगे तो हमारा कितना आ जाता है रेम्यूनरेशन 13,400। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 13,400, ये हमने लिख दिया है और बाकी सब में आपको खाली रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसमें ना थोड़ा जगह ज़्यादा रखना, 2 लाइन रखना। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स लिख के 2 लाइन लिखना, क्योंकि यहाँ पर 2 बार उसके ऊपर ना रेम्यूनरेशन आएगा। जितना तो टोटल हमारा अमाउंट है उसके ऊपर रेम्यूनरेशन आएगा। उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट है वो आया तो उसके ऊपर भी हमें रेम्यूनरेशन देना होगा। तो उसके लिए डबल रेम्यूनरेशन यहाँ पर आएगा, इसके लिए ज़्यादा स्पेस रखना। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड है हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं वो देख लेते हैं हमारे। तो यहाँ पर देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सिर्फ 2 ही हैं, पीएफ और ग्रेजुइटी। तो हम ये दोनों अमाउंट लिख देंगे 15,000, 25,000। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी आ जाएगा 15,000, 25,000, टोटल हमारा आ जाएगा 40,000। और इसके ऊपर हमें रेम्यूनरेशन देना है कितना, 4% रेम्यूनरेशन इसके ऊपर देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा अमाउंट था कितना 40,000 और इसके ऊपर हमें रेम्यूनरेशन देना है 4%। तो अमाउंट आ गया 1,600। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया है, इसका रेम्यूनरेशन 1,600 लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा क्रेडिटर हेविंग फ्लोटिंग चार्ज। क्रेडिटर हेविंग फ्लोटिंग चार्ज में सिर्फ यहाँ पर डिबेंचर ही है, उसका परसेंटेज भी नहीं दिया है, साथ ही साथ कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर डिबेंचर सिर्फ अकेला डिबेंचर ही है। तो यहाँ पर डिबेंचर हमारा है 74,000। तो वही हमने यहाँ पर क्रेडिटर हेविंग फ्लोटिंग चार्ज में लिख दिया है 74,000 यहाँ पर। उसके बाद बाहर भी 74,000। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर। तो उसमें क्या आता है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर ही है जो कि अनसिक्योर में आएगा, 16,000 है। और साथ ही साथ हमारा जो सिक्योर क्रेडिटर था उसमें हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को 20,000 की जगह कितना 18,000 ही पेमेंट किया था। तो बाकी का 4,000 जो होगा वो अनसिक्योर में आ जाएगा। तो वो अमाउंट भी यहाँ पर अनसिक्योर में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा क्रेडिटर जो है 16,000 और हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट टोटल था हमारा 22,000, 18,000 हमने सिक्योर में दे दिया। तो बाकी का जो 4,000 है वो हमारा अनसिक्योर में आ गया। तो यहाँ पर टोटल हमारा आ जाता है 20,000 और इसके ऊपर हमें रेम्यूनरेशन 3% देना है। तो 20,000 हम लिख लेते हैं 20,000 और इसका 3% रेम्यूनरेशन यानी कि 600 आता है। तो यहाँ पर हमने 600 दे दिया है, यहाँ पर हमने 600 रेम्यूनरेशन दे दिया है अनसिक्योर के ऊपर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या आता है हमारा, तो उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हम जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं उससे पहले हम चेक करते हैं कि इतना अमाउंट हमारे पास है कि नहीं। लेकिन इस सब में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सब में अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी होने ही वाली है। क्योंकि तभी तो कहा है कि जितना सरप्लस बचेगा लास्ट में उसका 20% हमें यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को देना होगा और बाकी का 80% हमें इक्विटी शेयर होल्डर को देना होगा, ऐसा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अमाउंट हमारे पास होने ही वाली है, तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप कर सकते हो कि सारे रिसिप्ट को आप प्लस करना, उसके बाद सारे पेमेंट्स को माइनस करना। इतना अमाउंट हमारे पास होगा ही कि जितना हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर सकें, इतना अमाउंट हमारे पास ज़रूर से होगा। तो हम क्या करेंगे, वो प्रोसेस हम यहाँ पर नहीं करते, हम डायरेक्ट ही करते हैं। तो देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास है 12% प्रेफरेंस शेयर, ये है हमारा 1 लाख। और उसके बाद यहाँ पर 12% का प्रेफरेंस शेयर है और इसके ऊपर हमें क्या करना है कि 1 ईयर का डिविडेंड भी देना है। यहाँ पर देखो पे 1 ईयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले
तो देखो हमने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर 1 लाख दे दिया है, उसके बाद 12% डिविडेंड हमें देना है, तो उसका 12% कर देंगे हम। 1 लाख का हमारा 12% करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 12,000। इतना डिविडेंड देना है हमें, तो यहाँ पर 1 लाख और उसका डिविडेंड 12,000, टोटल हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया 1,12,000। और ये जो है एडिशनल अमाउंट, ये तो अभी हमें पता नहीं है, ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर प्लस एडिशनल अमाउंट करके 20% लिख के ये हमें खाली रखना है, अभी बाद में हमें पता चलेगा कितना अमाउंट है। तो अभी जितना अमाउंट है हमारे पास 1,12,000, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2% ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर रेम्यूनरेशन हमें देना है। तो टोटल हमारा कितना था 1,12,000, उसका हमें 2% करना है। 2% करेंगे तो हमारा ये आंसर आता है 2,240 रुपीज़। हम कर भी लेते हैं, यहाँ पर देखो 1,12,000, उसका हम कर देंगे 2%, तो इतना अमाउंट हमारे पास आ जाता है, वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो आपको नोटबुक में क्या करना है कि ये अमाउंट थोड़ा अंदर की साइड लिखना, और उसके बाद जो हमारा अमाउंट है एडिशनल अमाउंट, उसके ऊपर जो भी रेम्यूनरेशन आएगा वो भी अंदर के साइड लिखना, टोटल बाहर लिखना। ऐसा भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने जैसा लिखा है वैसा लिखोगे तो भी मार्क्स तो कट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपका आंसर तो आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं हमारे, वो चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारा 2 लाख, इतना अमाउंट अभी हम पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर होल्डर में हमने लिख दिया है इक्विटी शेयर 2 लाख, उसके बाद एडिशनल अमाउंट जो हमारा सरप्लस आएगा उसमें 80% यहाँ पर हमें देना है। तो वो अमाउंट हम बाद में फाइंड करने वाले हैं, तो अभी वो नहीं लिखते, और ये 2 लाख है उसके ऊपर रेम्यूनरेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो वहाँ पर 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1%, तो हमारा 2,000 आ जाएगा। ये हमारा रेम्यूनरेशन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि अभी हमें क्या करना है, सब ये जो रिसिप्ट्स है इसका टोटल करना है, और सारे पेमेंट्स को माइनस करना है, और सरप्लस फाइंड करना है। तो अभी हम टोटल कर देते हैं हम रिसिप्ट साइड का। तो देखो 2,60,000 प्लस हम करेंगे 12,000 प्लस हम करेंगे 2,68,000। तो ये हमारा कितना होता है, हमारा अमाउंट है रिसिप्ट साइड का 5,40,000, ये हमारा अमाउंट है। उसके बाद हमें क्या करना है कि सारे पेमेंट्स को यहाँ पर माइनस करना है, तो एक एक करके हम माइनस कर देते हैं। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे पेमेंट्स को हम टोटल कर देंगे, वो अमाउंट वहाँ पर माइनस कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हम एक एक माइनस करके ही जाते हैं। चलो पहले 30,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस 30,000, फिर हमें ये माइनस करना है 3,680। उसके बाद हमें ये तीन अमाउंट माइनस करना है 13,400, 1,600, 600, ये माइनस कर देता हूँ अभी मैं। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें ये दो अमाउंट माइनस करना है, क्योंकि अभी हमने ये फाइंड किया है और ये तो हमारा डैश है, अभी बाकी है ये फाइंड करना। तो ये दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस में कर देता हूँ 2,240 रुपीज़ माइनस यहाँ पर 2,000 करेंगे, क्योंकि ये दो अमाउंट हमने फाइंड किया है, ये फाइंड करना बाकी है, तो ये अमाउंट नहीं करेंगे हम। तो इतना अमाउंट आता है, उसके बाद माइनस करेंगे हम। उसके बाद ये तीन अमाउंट हम माइनस कर देते हैं, माइनस 40,000, माइनस 74,000, माइनस 20,000, और उसके बाद हमें माइनस करना है ये दो अमाउंट और ये अमाउंट, क्योंकि इतना ही हमने फाइंड किया है अभी। तो माइनस कर देते हैं हम 1,12,000 माइनस 2 लाख। तो यहाँ पर देखो ये हमारा सरप्लस अमाउंट आ जाता है, और ये मैंने यहाँ पर भी आपको लिख के बताया है। देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में भी ये लिख दिया है कि डेबिट साइड का टोटल आता है 5,40,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आता है हमारा 4,99,520। तो सरप्लस हमारा हो जाता है 40,480 रुपीज़। और ये भी हमने अभी जो फाइंड किया वो भी ये देखो यही अमाउंट आ रहा है 40,480 रुपीज़। तो इतना हमारा सरप्लस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज़ कि हमारा टोटल सरप्लस है 100,
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20% मिलेगा और बाकी का हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर यानी कि 80%। तो अगर 100 हमारा है सरप्लस तो 20 होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर होगा 80, जो कि यहाँ पर देखो यहाँ पर कहा गया है हमें कि इट इज़ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ देयर इज एनी सरप्लस द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू हैव 20% ऑफ इट। यानी कि यहाँ पर 20% हमारा प्रेफरेंस शेयर है सरप्लस अमाउंट में से और बाकी का अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर है। तो यहाँ पर देखो तो हमें लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन भी देना होगा ना उस सरप्लस अमाउंट के ऊपर, तो हमारा 1% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। यानी कि 80 हमारा है इक्विटी शेयर होल्डर तो उसके ऊपर हमें 1% देना होगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, हमें रेम्यूनरेशन देना है 0.80 रुपीज़। और यहाँ पर देखो 2% ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हमें देना है। तो हमारा प्रेफरेंस शेयर है 20 तो उसका 2% हम करेंगे तो कितना रेम्यूनरेशन देना होगा, इतना हमें देना होगा इसके हिसाब से। तो टोटल हमारा कितना पेमेंट होता है, देखो टोटल पेमेंट कितना होता है सरप्लस का। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा 80, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा 20 और इक्विटी शेयर रेम्यूनरेशन हमें देना है 0.8 और प्रेफरेंस शेयर रेम्यूनरेशन देना है 0.4, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया दोनों। तो इतना अमाउंट हमें पेमेंट करना है। तो टोटल हमारा पेमेंट होगा 101.2। तो यहाँ पर हमारा टोटल पेमेंट आता है 101.2, इतना हमें टोटल पेमेंट करना है। तो सरप्लस अमाउंट हमारे पास कितना है वो देखो, जो कि हमने फाइंड किया था वो हमारा सरप्लस अमाउंट है 40,480 रुपीज़। यानी कि जो हमारा टोटल सरप्लस अमाउंट है वो 101.2 के सामने हमारा टोटल अमाउंट है कितना, 40,480 रुपीज़, इतना अमाउंट है हमारे पास। उसमें से हमें कितना पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को उसमें से 80% देना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे 80 मल्टीप्लाई बाई 40,480 डिवाइडेड बाई 101.2, हम ये करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले 80 मल्टीप्लाई बाई 40,480 डिवाइडेड बाई 101.2, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 32,000। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी अमाउंट हम फाइंड करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना है, 20 पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 40,480 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 101.2, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 8,000, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद इसी तरीके से हमें रेम्यूनरेशन भी देना है। तो इक्विटी शेयर का रेम्यूनरेशन आता है हमारा 0.8, तो ये 0.8 मल्टीप्लाई बाई 40,480 रुपीज़ डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 101.2। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है 320। उसके बाद उसी तरीके से हमें ये रेम्यूनरेशन भी फाइंड करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 40,480 डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 101.2, तो हमारा आंसर आता है 160, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये सभी अमाउंट हमें यहाँ पर लिख देना है हमारे आंसर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इक्विटी शेयर में क्या करेंगे, प्लस एडिशनल अमाउंट करके 80% हमें देना था। यह आंसर हमारा कितना आया 32,000, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसका टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारा आ जाएगा 2,32,000, ये टोटल आ गया। उसके बाद हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20% अमाउंट देना था, तो प्लस एडिशनल अमाउंट 20%, जो हमारा आंसर आया था कितना 8,000, तो 8,000 हमने लिख दिया और तीनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,20,000। और उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर रेम्यूनरेशन भी दे देना है। तो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेम्यूनरेशन फाइंड किया था, कितना आया था 160, जो कि हमने यहाँ पर दे दिया है। और ये देखो आप यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एडिशनल अमाउंट जो है 8,000, इसका आप 2% करोगे ना तो भी 160 ही आएगा, तो जो कि 160 हमने यहाँ पर दे दिया। उसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का आंसर कितना आया था 320 रुपीज़, तो 32,000 एडिशनल अमाउंट था, उसका 1% आप करोगे तो भी यही अमाउंट आएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इन सभी अमाउंट का टोटल करना है, ये भी हम लिखेंगे, उसमें ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, फिर ये सभी अमाउंट भी प्लस कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाता है रेम्यूनरेशन, टोटल रेम्यूनरेशन आ जाता है बाहर 20,320 रुपीज़, तो ये हमारा रेम्यूनरेशन आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
इस साइड का तो हमारा पता है कि हमारा टोटल कितना आया था रिसिप्ट साइड का 5,40,000। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट साइड का भी टोटल करके चेक कर लो, उतना ही अमाउंट आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा टोटल सेम आ जाता है दोनों साइड 5,40,000 5,40,000। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ चुका है, ये सम भी हमारा अच्छे से सॉल्व हो चुका है। आई होप कि ये सम भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसका ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिन्हें हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो उनके पास ज़रूर से शेयर करना। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी फॉलो कर लो। आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ पर मिलने वाली है, तो अभी फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।